आज तो चुनाव के तारीखों के ऐलान की गूंज थी, साथ में ईवीएम को लेकर जो बार बार सवाल और बार बार आरोप लगाए जाते हैं उसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के बयानों की गूंज है। आज गूंज उन सवालों की है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद और चुनाव के उन परिणामों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड क्या लिए बैठा है अपने दिल में। साल 2024 के आखिरी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे ज्यादा चुनावों वाले इस साल में अब बारी है महाराष्ट्र और झारखंड। 13 नवंबर को और 20 नवंबर को झारखंड में दो अलग अलग फेजेस में चुनाव होंगे और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा और फिर इन दोनों की यानी इन दोनों राज्यों की वोटों और परिणाम का जो दिन है, वोटों की गिनती और परिणाम का जो दिन है वो 23 नवंबर को है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र, उसकी एक लोकसभा सीट यानी कि नांदेड़ सीट पर भी वोट डाले जाने हैं 20 ही तारीख को। वहीं झारखंड की 81 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होने वाला है। 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। 43 सीटों पर 13 नवंबर को और 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होगा। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा होनी थी लेकिन मिल्कीपुर जो है वहां पर एक पिटीशन दाखिल की गई है अवधेश कुमार के चुनाव लड़ने के खिलाफ ही, तो उस पर चूंकि अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, तो उधर कोर्ट के सुनवाई की वजह से, हियरिंग की वजह से वहां उस सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश की, साथ में 48 विधानसभा सीट जोड़ दीजिए और वायनाड सहित 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 47 विधानसभा उपचुनाव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होंगे। मैं डिटेल में आपको एक एक सीट पढ़ के नहीं सुना रही हूं, लेकिन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि हर सीट इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वायनाड क्योंकि वीवीआईपी कैंडिडेट भाई वहां पे थे और अब कहा जा रहा है कि उनकी बहन आ सकती है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। तारीखों के साथ ही अब अगले 38 दिन आपको खूब सियासी शोर सुनाई देने वाला है, खासकर महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वहां का चुनाव बहुत रोमांचक और रोचक होने वाला है। लगभग 1995 से बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच जो आमने सामने की लड़ाई थी, अब वो बड़ी गुथ गई है। एनसीपी टूटकर 2 धड़ों में, शिवसेना टूटकर 2 धड़ों में, एक तरफ बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ, और इसीलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से अब इस मसले पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, समीर चौगाकर साहब भी। मैं बाकी मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले शुरू करते हैं गूंज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन सवालों का जवाब देने के लिए कि अब क्या होगा, किसकी कितनी तैयारी है, शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट से मुस्कुराते हुए किशोर तिवारी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट से सुशील व्यास अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जेएमएम के तनुज खत्री भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और एनसीपी शरद पवार गुट से सीमा मलिक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले शहजाद पूनावाला आपसे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अब महाराष्ट्र, लेकिन उससे पहले उठ गए हैं ईवीएम पर सवाल। कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, केएल शर्मा ये कह रहे हैं। देखिए, ईवीएम बहाना है, राहुल गांधी को बचाना है, इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, कभी एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा को फंसाना है। यही कांग्रेस का फंसाना है। तेलंगाना, कर्नाटका, कश्मीर सब जगह ईवीएम ठीक है। किशोर तिवारी के लिए उस समय ईवीएम ठीक है और आज ईवीएम गाली देने लायक हो गया। तो ये उनका पुराना है, ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, परिवार तंत्र अबाव लोकतंत्र। दूसरी बात देखिए, हम लोग महाराष्ट्र में क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे वी से विकास। क्या महाराष्ट्र की इकॉनमी थी 16 लाख करोड़, आज 44 लाख करोड़।
पर कैपिटा इनकम 1,25,000, आज 2,77,000। हमने वर्ष से वेलफेयर किया, 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट, 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 2.5 करोड़ हमारी बहनों को, लाड़की बहनों को 1500 रुपए, 4,500 मिल गए और 3,000 मिलने वाले हैं, प्रति माह मिलते हैं। 70 लाख से ज़्यादा टॉयलेट मिल गए, 15 लाख घरों में बिजली आ गई। हमने ये क्या, वी से विरासत, उस्मानाबाद का नाम, औरंगाबाद का नाम, ये सब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी के नाम पर रखा। वागनक को भी वापस लिया। और ये लोग, ये वोट जिहाद वाले, हाँ। ये वोट जिहाद करते। धुले डिस्ट्रिक्ट में क्या किया इन्होंने, वोट जिहाद किया। ये झारखंड में क्या क्या, केवल भ्रष्टाचार किया, वहां पर डेमोग्राफिक जिहाद इस बार जो है किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 80 बनाम 20 वाला मसला आप यहाँ पर भी लेकर आने हमने वाले नहीं हैं। लाया है। मैं ठीक है। आपको 2 उदाहरण देता हूँ। महबूब अली कौन है? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री जो बोलती वोट जिहाद करो, कौन है? ये झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि ट्राइबलों की जमीन लूट लूट कर बांग्लादेशियों को दे दी। मुद्दा आपकी हमने तरफ नहीं से बोला। फिक्स हो गया है। आखिरी बात, हाँ, आखिरी 10 नहीं। सेकंड, केवल 10 सेकंड, ओके। ओनली 10 सेकंड। ओके 10 सेकंड। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो काम गिनवा दिए। अब किशोर तिवारी जी काम नहीं गिनवा पाएंगे अपनी सरकार के। मैं केवल एक ही चीज किशोर जी से पूछना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा सावरकर जी, कौन? ये गुंडूराव ने कहा सावरकर जी सेकुलर नहीं थे, ये कायर थे, ये फंडामेंटलिस्ट थे। और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं था, जिन्ना बहुत अच्छा नेता था। मैं पहले चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो सावरकर जी के साथ है या वो सावरकर के विरोधियों के साथ है। ओके किशोर जी, ओवर टू यू। सीधा सवाल, महाराष्ट्र इस बार वहां सियासत साख पर है सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी प्रभु, और एनसीपी के लिए भी। नहीं, देखो, जैसे हरियाणा में हुआ उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में होने वाला है। और जितने परसेंट वोट और जितनी सीटें मिली थी वही रिप्लिका होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जैसे हरियाणा में 5 सांसद आए थे बीजेपी के, 5 सांसद आए थे कांग्रेस के। महाराष्ट्र में अभी वही इक्वेशन में देखा जाए तो 180 सीटें महाविकास आघाड़ी की आएगी और बची हुई सीटें 100 सीटों में महायुति सिमट जाएगी। लेकिन हमने हरियाणा से बहुत सीखा है रूबिका जी। अच्छा। बहुत, हाँ, कि कांग्रेस ने अपने साथियों की बराबर सम्मान करना चाहिए। दूसरा, अरे शहजाद पूरा तो सुन लो। मैं तो सुन ही रहा हूँ, आप बोलते रहिए, कांग्रेस को बोलते रहिए आप। और टिकटें चमचों को नहीं देनी चाहिए, परिवारवाद नहीं रखना चाहिए और टिकटें बेचने नहीं चाहिए। अगर ये सब कर पाए। हरियाणा में बेची गई कांग्रेस की टिकट? नहीं, कोई सहेली को टिकट दे दी थी इंचार्ज ने, फिर हुड्डा साहब ने कौन इंचार्ज है? सहेली को कौन टिकट दे रहा था? जरा खुल के बताएं, खुल के। ये अशोक वानखेड़े ने भी बोला था। एक सेकंड, ये कौन सहेली को दिया? एक सेकंड, ये आप लोगों के लिए, फॉर ऑल द मेन, ये बड़ा आसान होता है किसी औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन। नहीं, ये तो एक महिला ने भी बोला था, चमड़ी दमड़ी पे मिल रही है। ठीक है, जो भी किया हो, लेकिन मैं एक औरत होने के नाते किसी महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन को या मुस्कुराते हुए सुनूंगी नहीं। आई एम सॉरी सर। नहीं, ये तो आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे दे दीजिए, वरना जबरदस्ती उस महिला को घसीटने की कोशिश मत कीजिए। केसी वेणुगोपाल को जो कहना है कहिए सर, मैं सुन लूंगी फिर भी, लेकिन आप बगैर प्रूफ के किसी औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे मिस्टर तिवारी। आई विल नॉट अलाउ यू। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। नहीं, रूबिका जी, चमचों को टिकट देने से कभी कभी विवाद होता है। प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए, ये मैंने कह रहा का उद्देश्य था। मुझे किसी भी महिला का अपमान करने का नहीं था। अगर करने इनडायरेक्टली भी हुआ होगा तो रूबिका जी, आपके शो में मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। अशोक जी, ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों का 20 तारीख रखी गई है। इस वक्त ये सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना कि महाराष्ट्र की जनता किसे पसंद करती है। इट्स नॉट अबाउट 2 पार्टी सर, 2 ग्रुप हो गए अब तो। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने हमेशा काम करने वाली सरकार को सत्ता में लाया है। इस वक्त महायुति सरकार जो है, जिसमें शिवसेना शिंदे जी की और अजित पवार जी की एनसीपी और भाजपा तीनों मिलकर सरकार पिछले 2.5 साल से काम कर रही है। अच्छा परफॉर्मेंस है, कई स्कीम्स दी है, कई डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग कामों में इंटरेस्टेड है। आलोचना और टिक्का टिप्पणी से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोग्रेस में है, स्टेट के वेलफेयर में है। तो मुझे लगता है कि जी, अशोक जी, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा।
अंदर इस बात को तो लेकर बड़ा वो चल रहा है कि हम सीटें लेकर हमें ज्यादा आए हैं, हमें हमेशा ये बात होते रहती है, आखिरी फाइल नॉमिनेशन होने तक चलता रहता है, वो तो होता ही है, उसमें नई बात क्या है। पर आप देखोगे कि जब चुनाव का अंतिम घड़ी आएगी फॉर्म भरने की, उस वक्त सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो कितनी सीटें आप लेकर आएंगे महायुति? चुनकर महायुति पूरे मेजोरिटी से चुनकर आएगी, सरकार तारीफ करेगी। अशोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? जो जिसकी पार्टी ज्यादा सीटें लाएगी उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं तो इस लिहाज से तो अशोक जी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। वो तो ऐसा है, जिसकी सीटें ज्यादा चुन के आएगी उसका मुख्यमंत्री होता है, नॉर्मली ये होता है। क्योंकि अभी शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और अपनी वो तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त बहस का नहीं है। हाँ। चुनाव होने के बाद ही इस बात पे सहमति हो जाएगी। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ये कह रहे थे कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें जीत कर आएगा वो चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में छाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से इस डिबेट को अब मैं आगे लेकर जा रही हूँ। तिवारी जी, आपने कहा हमने बहुत कुछ सीखा है, सीखने में आपने सारी की सारी कमियां जो हैं कांग्रेस की गिना दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड तिवारी जी, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को इस बार आप अपर हैंड नहीं देने वाले हैं महाराष्ट्र में, इसको मैं ऐसे समझूं? 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा मेरे 4 और मेहमान। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और पहली बार अशोक चौहान जो बीजेपी के नेता है उन्होंने क्लियर कर दिया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी ये चुनाव उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ेगी, ये लगभग तय है। मैं अभी बता रहा हूं। एक सेकंड, किसने कहा ये? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं किसी को भी आगे कर लो, मैं तैयार हूँ, मुझे नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद। अभी आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, आप लोग डिसाइड कर लो, तब तक आप फोन लगा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। हमारे साथ शिंदे गुट के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। एक वाक्य मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम लोग केवल एक क्लैरिफाई कर दे कि जब हमारी महायुति की सरकार चुन कर आएगी, सारे विधायक बैठकर तय करेंगे। और जहां तक सवाल है उद्धव जी के, तो नेतृत्व को नाना पटोले जैसे नेता ने नकार दिया। और आप क्या सीख के आए? ईवीएम को पहले हरियाणा चुनाव के बाद दोष देते थे, आज तो पहले ही जोर देने लगे, बोलने लगे पेजर की तरह है। बताइए, मतलब कि पेजर कनेक्ट होता है, ईवीएम कहां से कनेक्ट होता है? किशोर तिवारी, आप पेजर से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब ईवीएम को दोष देने का प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया इन लोगों ने। बताइए, शिंदे गुट के सुशील व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, मैंने बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर दिया। ये अशोक चव्हाण तो कह कर गए सुशील जी के जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो बनेगा मुख्यमंत्री, तो फिर शिंदे जी क्या करेंगे? नहीं, आप खामखा का कोई डिसोनेंस मत डालिए, मैंने आपको स्टैंड बता दिया है, हम लोग तय कर लेंगे हमारा। मैं आपको बता रहा हूँ, दुखती रह गया आपकी शहजाद, दुखती रह कुछ नहीं है। पहले तो महायुति का तो मुख्यमंत्री अभी है, आप बताइए ना महाविकास का कौन है? महाविकास आघाड़ी कौन लेकर आ रही है? कोई मानने को तैयार नहीं उद्धव जी को। जवाब तो देने दीजिए, सुशील जी को जवाब तो दे देने दीजिए ना, आप काहे चिंतित हो रहे हैं? मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं तो आपको बता पहले अपना वो जो रूबिका जी, हाँ सुशील जी, अशोक चव्हाण जी हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है, उनकी व्यक्तिगत राय रही होगी, लेकिन यह भी तय है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी, तारीखों की घोषणा हो चुकी, और इस समय हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में इस चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा, ये महायुति की सरकार हमारी 100% बनने जा रही है, बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। इसका फैसला, जैसे शहजाद भाई ने कहा, चुनाव हो जाने के बाद हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे महायुति के, वो बैठ करके अपना फैसला ले लेंगे। जहां तक सवाल चुनाव में जाने का है, हम निश्चित रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे का चेहरा सामने रखकर चुनाव का सामना करने जा रहे हैं। यही बात आप मान रहे हैं? हमारे वो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनके आने से ही हमारी सरकार बनी, तो इसमें कोई दो राय की बात है। हम मुख्यमंत्री लाड़की बहना योजना चला रहे ना, तो मुख्यमंत्री जी के नाम पर है। पर मैं पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे हर गली मोहल्ले घूम के आए, दरकार लगा कर आए सोनिया माता के दरबार में, फिर भी उनको नेतृत्व नहीं दिया गया। किशोर तिवारी जी, सावरकर जी का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, और उद्धव ठाकरे जी का इतना घोर अपमान कैसे सहती है उद्धव सेना वाले? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सीमा मलिक जवाब देंगे इसका? सीमा जी को पूछ लीजिए, उद्धव जी के बारे में शरद पवार ने क्या बोला? एनसीपी उन्होंने तो बोला कि उद्धव जी को कैसे बनाएंगे। शरद पवार गुट से सीमा मलिक हमारे साथ है। सीमा जी, मैं सिर्फ इनसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अपने अलायंस पार्टनर्स का
बेइज्जती ये लोग करते हैं और किस तरह से वो उनका अपमान इस तरह से सहते हैं, चाहे वो अजीत दादा पवार हो या जो भी हो, जिस तरह का अपमान इन्होंने हमेशा किया है उनका। यहाँ तक कि ये भी क्या बोल रहा है कि हमें उल्टी आती है उनके पास बैठने से। जो हमारी मैगजीन्स हैं ऑर्गेनाइजर और ये सब, उनमें किस तरह की बातें उनके बारे में बोली गई हैं, तो अपमान तो ये लोग भी बहुत ज्यादा करते हैं अपना अलायंस का, और ये कोई बात नहीं है। और देखिए जो ये इस समय जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह लोकसभा में सीमा जी, लोगों ने आप एक कह रही हैं कि रियल अलायंस का ये लोग अपमान वोट करते हैं, आपके तो शरद पवार के भतीजे कह रहे हैं कि वो हमारा अपमान करते हैं और इसीलिए मुझे पार्टी हाँ, तोड़कर जाना ये पड़ गया। अपमान करते हैं, बीजेपी उनका अपमान करती है, हम नहीं उनका अपमान करते। कितना अपमान उनका किया गया है आप देखिए ऑर्गेनाइजर ने उनके बारे में क्या निकला है। उनको, उनके मंत्रालय को ये महान नालायक मंत्रालय कहते हैं, बोलते हैं कि आपके पास बैठने से हमें उल्टी आती है, और ये सब से ये अपमान नहीं है। ये कैसा अपमान है? कोई आत्मसम्मान नहीं है उनका। मैं तो ये सवाल उठाती हूँ। शहजाद और पूनावाला, देखिए आज जिस तरह से देखिए, लोकसभा का इलेक्शन, आप लोग अपने साथियों का सम्मान नहीं रखते हैं। शिवसेना के साथ भी बिल्कुल नहीं आपने रखते मैं यही एक ही किया वाक्य था और बोलूंगा। इसीलिए दो बिल्कुल नहीं टुकड़े रखते। हुए। मैं एक ही वाक्य बोलूंगा क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हैं वो इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स है। उनसे पूछे, बाला साहब ठाकरे जी ने शरद पवार जी के बारे में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि ही इज अ स्काउंड्रल। ये मेरे शब्द नहीं है, मुझे मत बोलना। और सोनिया जी के बारे में तो क्या बोला था वो रैली में मैं सुना दूंगा तो लोग शर्म से शर्मसार हो जाएंगे। उन्होंने बोला था डैश डैश झुकते हैं सोनिया के सामने। तो ये बाला साहब ठाकरे जी, हम तो बाला साहब ठाकरे जी के पच्चीनों पर चलते हैं। आप बता दो, आप चलते कि नहीं चलते? सीमा जी, बाला साहब ठाकरे जी की बात मानते कि नहीं मानते, बताइए। बाला साहब ठाकरे जी ने शरद पवार पे और सोनिया जी पे जो बोला था, सही गलत बोलिए। देखिए बेकार की बात है ये, बिल्कुल। बाला साहब ठाकरे की बात बेकार की बात है? नहीं, बाला साहब ठाकरे की बात बेकार की बात है। ये किस प्रकार की प्रवक्ता है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं किशोर तिवारी जी से। किशोर तिवारी जी, बाला साहब ठाकरे की बात बेकार बात है क्या? बाला साहब ठाकरे की बात बेकार बात है क्या? नहीं, बाला साहब ठाकरे की बात को बेकार कैसे बोलेंगे आप? नहीं, किशोर तिवारी जी, ये अपमान है, ये हमारे नेता का मैं अपमान है। आपको बात कर रही हूँ कि आप बेकार के लिए और मिसलीड जरा मैं जवाब दे दूं। अननेसेसरी। नहीं, बाला साहब ठाकरे की बात बेकार बात आज है। इलेक्शंस डिक्लेयर हुए, इलेक्शंस की बात करिए और मेरे किशोर तिवारी जी, आप ये सहन एक करेंगे? सवाल, एक सवाल देखिए, जितना अग्रेसिव यहाँ पर बीजेपी वो भी नजर तो आ मैं रहा है। ऐड कर लेता हाँ, हूं, वो भी कर मैं सीमा लेता। जी मैं मौका दूंगी, लेकिन ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है जो शिवसेना उद्धव गुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के बेटे, आज वो उनके साथ बैठे हुए हैं जिनको किसी वक्त अपशब्द कहा करते थे। यही तो पूरी केमिस्ट्री, डायनामिक्स चेंज हो गए ना महाराष्ट्र के। तिवारी जी जवाब दीजिए। सीमा जी, आई एम कमिंग टू यू। हाँ, देखिए रूबिका जी, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि यह प्रश्न बीजेपी हरदम पूछती है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, हम सोनिया जी के पैरों में चले गए, शरद पवार के दरवाजे जाते हैं। अब जनता के दरवाजे अब जाने का समय आ गया, लोग निर्णय लेंगे। लेकिन राजनीति के अंदर समय समय पर राजनेता अपने पूरी विचारधारा और मत बदलते हैं, क्योंकि अरे एक पार्टी मुझे बताइए जिसने विचारधारा बदल दी हो सर। एक पार्टी मुझे बताइए। ये तो कांग्रेस आज भी अपनी विचारधारा पर कायम है। उससे टूटी हुई तमाम पार्टियां, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अपनी विचारधारा पर कायम है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा पर कायम है, आरजेडी अपनी विचारधारा पर कायम है, जेडीयू अपनी विचारधारा पर कायम है। आपने अपनी विचारधारा ही बदल दी। हिंदुत्व के शेर कहे जाने वाले बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा बदल दी कुर्सी के लिए। एक मिनट, मैं विचारधारा यानी ओपिनियन की बात कर रहा था। पीपल मैं आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ। ये आपका ओपिनियन तो रख सकते हैं आप अपने पास। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, विचारधारा। एक मिनट, आइडियोलॉजी में हमारा हिंदुत्व ये बनिया और ब्राह्मणों का नहीं है। हमारा हिंदुत्व बहुजन है। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा बोलने दो शहजाद। और अब बोलते रहिए, हमारा फायदा ही है, आप बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए भाई। बनिया ब्राह्मणों का नहीं है। हाँ, और आगे बोलिए, क्या विचारधारा बदल दी?
विचारधारा जिहाद करवा दिया हमने। बोलिए और बोलिए। सावरकर जी को त्याग दिया, हिंदुत्व को त्याग दिया हमने जो लोग हिंदुत्व को आईसिस बोलते उनके साथ बैठ गए, सावरकर जी को जो अपमान करते उनके साथ बैठ गए। बोलिए और बोलिए। बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए, मैं तो बोल रहा हूँ, बोलिए और हाँ बोलिए 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 बोलिए। एक तो वो शब्द वापस लीजिए। आज बड़ी उटपटांग चीजें कर रहे हैं। मतलब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे ये वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं सब कुछ। क्या बनिया ब्राह्मण क्या होता है? आप सब अपने वोट बनिया बैंक और के लिए ब्राह्मण बोल होना पाप है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बौद्ध को मांगता हूँ। तो मैं एक बात बोल दूं तुमको, कुछ हिंदुत्व 2% लोगों के लिए चलाते हैं जो आरएसएस है, लेकिन हम 98% हिंदुओं के करता धरता है। SC ST और इतनी हैसियत हो गई आपकी क्या आप अबे मैं 90% हिंदुओं की करता धरता है? ऐसा क्या कर दिया आपने? खुद लोगों की ने पार्टी के माना है। आधे से ज्यादा विधायक चले गए, करता धरता है हिंदुओं के। अरे चुरा लिए हाँ 5,000। चुरा लिया। आपके यहाँ चोरी हो गई और आपको पता ही ना चला। विधायक वो- चोरी हो जाते हैं और जनता तय करेगी। तिवारी जी यहाँ पर बनिया और ब्राह्मण करते रह जाते हैं। अरे भाई, एक बार गद्दारों ने गद्दारी कर ली, बार बार थोड़ी होगा। ठीक है, अभी भी अगर सजा किसे मिलेगी ये सवाल है ना। ये वो इम्तिहान है जहाँ सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समीर चौगांवकर जी, ठीक है तिवारी जी, गिव मी अ मोमेंट सर, बताइए। देखिए रुबिका जी, अभी 3 दिन पहले की बात है, दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे ने जो रैली की थी शिवाजी पार्क में, आप देखिए उस रैली के अंदर उद्धव ठाकरे ने जब रैली के समय स्क्रीन पे दिखा रहे थे अपने शपथ ग्रहण समारोह का पूरा, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उस दिन उद्धव ठाकरे को ये बताना चाहिए था कि मैंने क्या काम किया 2.5 साल के अंदर, और उस 2.5 साल के अपने काम गिनाते, बहुत दिखा रहे थे कि मैंने शपथ ग्रहण की। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर अब सत्ता जिहाद कर रहे हैं। सत्ता जिहाद के लिए उद्धव ठाकरे जाने जाते हैं कि मुझे किसी भी तरह की सत्ता चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा के साथ मैं जुड़ा रहा, मेरे पिता जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो सत्ता जिहाद के लिए मैं छोड़ सकता हूं। और मैं जिनके खिलाफ जिंदगी भर बाला साहेब ठाकरे लड़ते रहे, कांग्रेस के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि इस महाराष्ट्र को, इस पूरे देश को शरद पवार और सोनिया गांधी और कांग्रेस से बचाना है। जवाब और महाराष्ट्र में मैं कांग्रेस को पैर नहीं रखने दूंगा। किशोर जी 30 उस सेकंड में जवाब कांग्रेस के दीजिए। साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार बनाते हैं। नहीं, लेकिन वो किशोर तिवारी कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने पार्टी तोड़ी है, तुड़वाई है, जो छोड़कर गए हैं, वो सब के सब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे। नहीं तिवारी जी? नहीं, मैं बोलता हूँ, एक लाइन जोड़ देता हूँ। अगर उद्धव ठाकरे जी को ये लगता है कि जो साथ छोड़ के गए तो वोटर तो आपके साथ रहना चाहिए ना। विधानसभा लोकसभा चुनाव में क्या आपके साथ वोटर जुड़ा रहा? ओके तिवारी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मुझे 30 सेकंड, इनको 30 मिनट। कैसा है रूबिका तेरा? एक सेकंड, एक तो ये 13 मत कीजिएगा। मैं 3 में रखूंगी ना, 13 में रखूंगी। अरे मैं क्या बहुत है, तो clear धमकी कह दे? नहीं, तो धमकी मैं दे। बिल्कुल धमकी दे रही हूँ। अपनी इज्जत के लिए तो मैं धमकी देने लगूंगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, डोंट बी नॉटी। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ तिवारी जी। अरे वेरी नो प्लीज लिसन टू मी, आई एम वेरी सीरियस सर। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप बोलिए। कह रहे हैं कि मैंने इनको 30 मिनट दिए। कहाँ से 30 मिनट दिए? 14 मिनट बीत चुके हैं। समीर चौगांवकर पहली बार अपनी बात बोल रहे हैं, पहली बार। इस बीच आप 3 बार आ चुके हैं। एक मिनट मैं बोलता हूँ। रूबिका जी इतना सीरियसली मत लो। मैं भी बोल रहा हूँ मैं ना नहीं लेती कि आपको सीरियसली, प्रॉमिस। महाराष्ट्र की जनता ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट कांग्रेस को दिया है और सबसे ज्यादा वोट भी कांग्रेस को दिए। अब सारी जनता चाहती है कि कांग्रेस के साथ जाना है, तो उद्धव जी भी गए। अब उद्धव जी ने कोई गलत किया है? क्या है उद्धव बाला साहब ठाकरे का? स्ट्राइक रेट कांग्रेस का अच्छा है, वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले, सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली, तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का बनवा दीजिए। आप बोल दीजिए कि सरकार आएगी तो हम कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाएंगे। किशोर तिवारी, शहजाद पूनावाला। हाँ देखिए, एक तो किशोर जी आपने बोल दिया, अभी आधा घंटा आप भी बोल रहे थे, तो मैं भी अभी 30 सेकंड बोल दूं। ऐसा है कि किशोर तिवारी जी के एक पैर कांग्रेस की नाव में, एक पैर उद्धव सेना की नाव में। अभी उन्होंने बोला कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ज़्यादा, कांग्रेस की सीटें ज़्यादा, मुख्यमंत्री चेहरा हमारा। ये केवल किशोर तिवारी बोल सकते हैं और इतनी मासूमियत से, इतनी नॉटी स्माइल देकर बोल सकते हैं। सुन लीजिए, पूरे सुनिए। अब दूसरी बात, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। किशोर जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड गिनिए, 30 सेकंड गिनिए। मैं आपको टाइम दूंगा। 30 सेकंड। मैं टाइम दूंगी। जवाब
हाँ, हाँ, जवाब पूरा देना। जवाब देना, जवाब पूरा जवाब देना। अब 30 सेकंड। अभी किशोर जी ने बोला गद्दारी। पता है गद्दारी क्या होती है? मैं तो महाराष्ट्र से पला बड़ा हूँ। ये तस्वीर में अबू आजमी मातोश्री में बाबा साहेब ठाकरे जी के तस्वीर के सामने उद्धव जी से फूल ले रहा है। ये पता है कौन है अबू आजमी? अबू आजमी वो है जिसने बाबा साहेब ठाकरे को ओल्ड एंड सीनाइड ये बोला था और उसने याकूब मेमन की पैरवी की थी। ये गद्दारी है बाबा साहेब के साथ। गद्दारी एक ये है मिनट कि में सावरकर मैं जी का बात नाम कर लूं। लेने वाले सावरकर जी को गाली देने वालों के साथ बैठे हैं। गद्दारी ये है कि जो बोलते थे बाबरी को लात मार के गिराई, अब वो उनके साथ बैठे जो बाबरी को बनाने की बात करते हैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलते हैं। किशोर तिवारी जी, उम्र में मैं आपसे बहुत छोटा हूं, पर गद्दारी कौन कर रहा है आपको भी पता है। उद्धव जी ओके किशोर कर रहे हैं। किशोर तिवारी। नहीं, एक बात मैं बोलता हूँ, हम मोदी और हैं? डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या तिवारी जी, कहाँ है आपका नेटवर्क? आ गया आ गया है। हाँ आ गया अगर ने- हाँ आ गया अरे ये क्या आ गया? हाँ आ गया हाँ, तुम मुझे नेटवर्क के बाहर ही कर देती हो मैं जब मैं कहाँ करारा गई? जवाब। अरे गजब कर रहे हैं आप। मैं कहाँ आपको नेटवर्क से बाहर कर रही हूँ, वो तो जनता एक आपको और वो जनता आपका सिग्नल नहीं पकड़ पा रही है। किशोर जी एक आप क्या मिनट, बोल एक रहे हैं मिनट। बताइए नहीं, जरा। नहीं, एक अरे सेकंड। मैं जवाब तिवारी दे जी, देता, please। जवाब दे देता। क्या यार, जवाब आप दे इतना दे। इम्पोर्टेंट मामला चल रहा है और आज आप कॉमेडी के मूड में। बोलिए। अरे देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब हम आप लोग- एजुकेशन। आप लोगों की पार्टी जिंदा रहेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो कह चलो रही हूँ- इसका जवाब हाँ। तुमको हाँ। 23 नवंबर को मिलेगा। ओके। मैं बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ने लकीर बहुत लंबी खींच दी है। अच्छा। उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र के नेक्स्ट सीएम बनने जा रहे हैं। हाँ। अगर हो सकता है तो शहजाद पूनावाला पैसे की बारिश कर दो, सारे लोगों को खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उद्धव ठाकरे ये चुन के आएंगे, ये पत्थर की लकीर है। और हमारा कोई कांग्रेस से नया प्रेम है, हम तो बीजेपी से 30 साल से प्रेम करते आए, तो इतना जल्दी नहीं है। अगर हमारे उद्धव ठाकरे को कोई अरे तो डालेगा किशोर जी, नई डालेगा तो प्रेमिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराने प्रेम को भूल गए। नई प्रेमिका के लिए पुराने प्रेम और पुराने प्रेम के जो उसूल थे उसको भूल गए। नहीं, भाई पर आप एक हमसे दूसरे मत को- प्रेम कीजिए, आप सुनिए, हिंदुत्व से प्रेम कीजिए, ये- आप सावरकर जी से प्रेम कीजिए। ये शहजाद पूनावाला आपको दाना डालने की कोशिश मैं कर रहे हैं तिवारी जी, पर मुझे नहीं पता ये है इनके कि दाने से आप क्या लोग- होगा? शिवसेना नहीं, हमारे साथ ही है ऑलरेडी। अच्छा, मामला तो यहाँ आ गया है ना, हमारे साथ शिवसेना कि ऑलरेडी वो है। ये तोड़ा कौन है? ऐसा है कि अब आप असली भी ढूंढते नहीं रह है। जाइए कौन कहाँ कैसे। वो जो शिंदे गुट की शिवसेना है, वो असली जिसे- है, वो जो- हमारे साथ ही है। जो असली कह रहे हैं वो उनके भी प्रवक्ता हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सुशील जी, जरा ये बताइए कि उद्धव ठाकरे की विचारधारा मजबूत वाली कि आपकी विचारधारा, असल विचारधारा किसकी है? वो ये कह रहे हैं कि वक्त वक्त पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। अरे सुशील जी तो अभी कांग्रेस से आए, अभी कांग्रेस से आए, 6 महीना हो गया कांग्रेस से आके। सर हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही सुशील जी। मैं जवाब दे दूं तिवारी जी? बोल दो। रूबिका जी, जी। तिवारी जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने जो शब्द यूज किया गद्दार, तिवारी जी गद्दार शब्द का आप टेक्निकल अर्थ जानते हैं। शहजाद भाई ने एक अर्थ तो बता दिया अबू आजमी जी के संदर्भ में, दूसरा मैं बता दूं। आप विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जिन नेता का नाम आप ले रहे हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी, 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा को चुनाव उन्होंने किसके साथ लड़ा, किसका फोटो लगा के लड़ा, और क्या उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ वोट नहीं मांगा? और उसके बाद क्या उन्होंने अलग राह नहीं अपनाई? तो उसको गद्दारी कहते हैं तिवारी जी। ये बड़ी विनम्रता से इसको आप मान लीजिए, गद्दारी उसको कहते हैं। और विचारधारा जिसको जिंदा रखने दी आदरणीय माननीय बाला साहेब ठाकरे ने, जिस विचारधारा को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर के शिवसेना की पर स्थापना सुशील की। जी, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि एक पिता की विरासत जो बेटा आगे बढ़ा रहा था, हालांकि परिवारवाद और इसका 10 तरीके के इस पर डिस्कशंस हो सकते हैं, आपने उनकी नाक के नीचे से पूरी पार्टी छीन ली, तो गद्दारी उसे नहीं तो किसे कहेंगे?
ये एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और महाराष्ट्र की जनता भी आपसे पूछेगी, उसका जवाब आपको देना होगा। उससे पहले मैं बता दूं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। झारखंड की राजनीति भी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर इस वक्त नजर आ रही है। दीपक जी, कितने कॉन्फिडेंट? 100% वहां पर आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और कमल फूल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिंपैथी फैक्टर जो है वो सोरेन के साथ जाएगा। दूर दूर तक किसी तक अब दोबारा हेमंत सोरेन शपथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 5 साल तक इन्होंने 4 करोड़ झारखंड के रहने वाले आदिवासी, मूलवासी और समस्त झारखंडियों को ठगने का काम किया, नौजवानों को नौकरी देने का। दीपक जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है आप लोगों का? किस मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे? मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दों का तो पहाड़ है। चाहे झारखंड को लूटखंड बनाने का सवाल हो, हाँ। चाहे नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर ठगने की बात हो, हाँ। चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार की घटना करने की का सवाल हो, यानी आप सारे मुद्दों के साथ घोटाले का सवाल हो। ठीक है, आप पूरे मैदान में जो है तैयारी के साथ उतर रहे हैं। तो ये भी बता दीजिए कि चेहरा कौन, किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने वाले हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व करता है, उनके आशीर्वचन से, उनके प्रेरणा से और उनके कारण से झारखंड हमको पता था ये आपके लिए सबसे आसान चीज है, आप ये बात बोल देंगे। ना दीपक जी, ये बताइए सीएम की कुर्सी पर कौन विराजेगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही विराजेगा, कोई कार्यकर्ता ही विराजेगा। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जेएमएम के भी हमारे साथ तनुज खत्री जी भी जुड़े हुए हैं। तनुज जी, माफी चाहती हूँ, आपके पास नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र से झारखंड आते आते वक्त लग गया, लेकिन अब चूंकि आ ही गए हैं तो रुक जाते हैं। खत्री साहब, सुना आपने दीपक जी क्या कह रहे हैं? जी, मैंने उनको सुना और बड़े शर्म की बात है कि जो पार्टी 20 सालों तक जिसने झारखंड में राज किया, उसके पास आज हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं, और नीति और नीयत तो पहले ही उनकी बहुत खराब है झारखंड को लेकर। एक 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने झूठे आरोपों में जेल में बंद किया। नतीजा क्या हुआ? 5 ट्राइबल सीट्स पर करारी हार हुई। प्रधानमंत्री जी जितने वोटों से जीते हैं, रूबिका जी, उससे अधिक वोटों से यहाँ सांसद जीत करके लोकसभा में गए। आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं वस्तु स्थिति बताऊं, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों से नेताओं को ला रहे हैं। मधु कोड़ा जी को लेके जाते हैं, जिनको पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी बताते थे, गिनीज बुक में जिनका रिकॉर्ड दर्ज करने की बात करते थे। तो हताशा, निराशा और विदाउट नेता भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर लड़ भी लेगी, अब ये बिंदु तो जो आपने उठाया है, शहजाद पुनावाला जवाब दीजिए। चेहरा नहीं है आपके पास, चंपई सोरेन को आप ले गए, चेहरा नहीं है। इसलिए ऐसा है कि जहाँ पर हमारी सरकार नहीं होती है वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता, वहाँ पर विधायक दल ही तय करता है। पर क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है तो एक प्रॉपर पार्टी कैसे चलती है ये इनको कैसे ही अंदाजा होगा। और भाई चेहरा नहीं है ये तो हर चुनाव में बोला, अभी कई चुनाव में बोला। वहाँ पर क्या हुआ? हरियाणा में तो एक पूरा किसान आंदोलन के नाम पर चौड़ूनी जी को आगे चढ़ाया, और उसके बाद क्या आदिवासियों की इतनी चिंता है खत्री जी? तो आदिवासियों के विषय में हाईकोर्ट ने क्या बोला कि वहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी जो आए हैं 2004 से 14 के बीच में, वो जमीन जिहाद कर रहे हैं, उनको हटाइए। तो आपकी सरकार ने क्या स्टैंड लिया? आपके नहीं, बीच में नहीं बोलिए, नहीं बीच में नहीं बोलिए। संथाल परगना में किस प्रकार से वहां पर आदिवासी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर लव जिहाद और लैंड जिहाद के विषय में, तो खत्री जी की पुलिस ने उनको सरेआम पीटा। आप आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं।
आप आदिवासियों की साल चिंता में करने आपकी बोले सरकार कितने की लोगों क्या को कर आपने रहे थे 5,000 और 7,000 दिए युवाओं मंत्री? को। मैंने आपके गृह बीच में नहीं मंत्री बोला क्या खत्री कर जी। रहे थे? खत्री जी बीच में क्यों वो नहीं बोलता किया? है, पूनावाला बीच जी, देखिए ये बीच में क्यों बोले जा नहीं? रहे हैं, मेरी बात हो जाने दीजिए, अब मेरी बात बात हो हो जाने जाने दीजिए ना। दीजिए। पर तो शहजाद आप पुनावाला वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, वो नहीं, सवाल वो अच्छा, सवाल के सवाल रूप का में जवाब, हस्तक्षेप- सवाल का जवाब, सवाल पूछ उसी रहे का 10 बोल साल रहा हूँ। 10 साल आप क्या कर रहे आउट थे? मैं तो बता रहा हूँ, 10 साल क्या कर रहे दूंगा थे? ना। हाँ मैं कि बता रहा केंद्रीय हूँ, गृह मंत्री ने क्या मेरी किया? बात होना दीजिए। हम थे क्या? मैं बता रहा हूँ, security अरे force भाई पर? रूबिका जी ऐसे अरे डिस्टर्ब भाई, नहीं हो मेरे सकता, खत्री मुझे जी, पूरी बात पर सुनो। खत्री जी, हमसे क्या? खत्री जी, मैं आपको मौका दूंगी। पहले सबसे उनको पहले मैं बोलने उस जवाब पे भी आऊंगा, पर पहले मुझे बताइए कि कितने युवाओं को 5,000 और 7,000 अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, डेटा दीजिए। बताइए चूल्हा भट्टा कितने महिलाओं को मिला, 2,000 का अलाउंस कितने महिलाओं को मिला, 5 लाख नौकरी बोली थी, कितनी 5 लाख में से कितनी नौकरी दी, डेटा दीजिए। 51,000 महिलाओं को देखिए, कितनी महिलाओं को दिया, डेटा दीजिए। अब मैं आता हूं उस सवाल पे, आप जरा पढ़ लीजिए। 2014 से 24 के बीच में 80% इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील कर दिया गया है, फेंसिंग हो चुकी है। आपके ज़माने में नहीं हुई, और आपके मुख्यमंत्री से जब बोला गया तो उन्होंने बोला कि बंगाल में डेमोग्राफिक ज्यादा, हमारे यहाँ नहीं है। हाई कोर्ट ने बोला वहां पे हो रहा है, और आप हाई कोर्ट की मानने को तैयार नहीं है। बोले जी। कितना परसेंट था आदिवासी वहां पर अभी, खत्री जी, और कितना परसेंट हुआ करता था। ये बड़ा सारी मुद्दा रहने वाला चीजें है। छीन कर वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है, बदलती हुई डेमोग्राफी। देखिए 24 सितंबर को रूबिका जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफिडेविट देने हलफनामा दिया है कोर्ट में, और होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी ने ये लिखित रूप से दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास कोई डेटा नहीं है घुसपैठ का, चाहे झारखंड की बात हो चाहे पैन इंडिया बात हो। ऐसे ऐसे करने से नहीं चलेगा बीच में, ऐसे ऐसे ही करूंगा, ऐसे आप ऐसे करने कुछ से भी नहीं कोट चलेगा। कीजिएगा, कहीं से भी हाँ, एफिडेविट ऐसे कोट ऐसे कीजिएगा, करने से नहीं चलेगा। तो मैं ऐसे ही करूंगा। ये गलत तरीके से आप पेश कर मत रहे करिए, आप हैं, बैठ ऐसे करके कुछ चैनल नहीं पे बोला गया। फिर बीच में बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि फिर स्टेट बोल रहे हो। अथॉरिटी कोऑपरेट अरे नहीं कर रही है, लिख करके स्टेट दिया है, अथॉरिटी जवाब दो ना। कोऑपरेट नहीं कर रही है डेटा डेटा दो, देने में, क्यों नहीं क्योंकि है आप घुसपैठ का छिपाना डेटा? चाहते हैं। असलियत में जो बांग्लादेशी डेटा जो क्यों नहीं है पैन रोहिंग्या इंडिया आ पे? चुके हैं, डेटा उनको दो, बचाना चाहते हैं 2 करोड़ आप नौकरी का आदिवासियों डेटा के यहाँ। दो, 2 करोड़ नौकरी देने वाले तो उसका डेटा दो। अच्छा, दो तो हाँ, 14 में था ना वो, आपके हिसाब से वो 14 जुमला के बाद था 19 क्या? के चुनाव हुए ना, जुमला था तो क्या 19 में वो? क्या हुआ, जनता ने बिना देखे वोट दे दिया, मतलब जनता तो को मूर्ख बोलेंगे आप, डेटा दो ना, जनता क्यों को नहीं दी मूर्ख नौकरियां? बोलिएगा। पकोड़े तलेंगे कि अच्छा, पकोड़े तलेंगे युवा? नहीं नहीं, आपके यहाँ पे तलेंगे आकर युवा? क्या करना है, वहाँ पे आपने क्या क्या 400 स्कैम पार, करवाया है, 400 पार, 240 में आ गए ना। आपके अरे आलमगीर आलम कहाँ है, मंत्रालय में अभी बैठा आलमगीर हुआ आलम व्यक्ति कहाँ है? जवाब देगा। आपके मंत्री घुसपैठ आलमगीर कर हो आलम रहा है कहाँ तो है? ये केंद्र की विफलता कहाँ है है। आलमगीर आलम? इसमें राज्य सरकार कहीं नहीं आता है, ये केंद्र की विफलता है। केंद्र की अगर विफलता। बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो इसमें आपको हाईकोर्ट जवाब देना राज्य चाहिए। सरकार को बोल रहा है, केंद्र पे बोला जा रहा है, बताइए। नहीं तो अरे फिर यही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खत्री किसके साहब, पास है? खत्री साहब और शहजाद पुनावाला, अभी तो देखिए 38 दिन है, मतलब 1 महीने से ऊपर, अभी तो खूब तरीके के यहाँ पर टर्न्स एंड ट्विस्ट और मोड़ आने वाले हैं। हम भी यहीं बैठे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों इस साल जो कहते हैं ना आखिर वाले चुनाव, ये आखिरी वाले चुनाव है, लेकिन कौन अव्वल रहता है उसी से तय हो जाएगा आने वाले सालों की दिशा और दशा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अभी आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहिए।